आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से खुद समझ भी पाएंगे और दूसरों को समझा भी पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम किस सिद्धांत पर आधारित है, साथ ही कौन सा प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा बेलमैन फोर्ड इक्वेशन में कौन सी दो वैल्यूज़ जोड़ी जाती हैं और राउटिंग टेबल कौन अपडेट करता है। और इन सारे सवालों के अलावा जब नेटवर्क स्टेबल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब आप आज के इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। और वीडियो के आखिरी में एक छोटा सा क्विज़ होगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस ही मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आप उन सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद मुझे बता पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से नोट्स को डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की नोट्स मिलेगी डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम पर। और अगर आप चाहें तो इस नोट्स से पढ़ के भी आप इन सारे क्वेश्चंस के जवाब खुद समझ भी सकते हैं। लेकिन नोट्स से पढ़ने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो पे वापस आ सकते हैं और इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की सीरीज़ का 16th वीडियो है जिसमें हम डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम क्या होता है। तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम एक डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिथम है। तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम किस टाइप का एल्गोरिथम है? डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक एल्गोरिथम कैसा होता होगा, पहले इस बात को हम समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि डायनेमिक एल्गोरिथम और स्टैटिक एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हमें स्टैटिक एल्गोरिथम समझना है तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे या और मोबाइल डिवाइसेस होंगी जो कि आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और इस नेटवर्क के बाहर क्या होगा, एक राउटर होगा, और ये राउटर दूसरे राउटर से कनेक्टेड हो सकता है, और वो राउटर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है, और ये राउटर किसी और राउटर से कनेक्ट हो सकता है, और ये राउटर किसी और राउटर से, और ये राउटर इस तरीके से ऐसा कनेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा कनेक्शन हो सकते हैं, ये नेटवर्क है, ठीक है, एक और नेटवर्क है। अगर हम स्टैटिक राउटिंग की बात करें, स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम की बात करें, तो क्या होगा कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसका काम होगा कि राउटर्स में जो राउटिंग टेबल होती है, क्या होती है राउटर्स में? राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल। तो राउटर्स में जो राउटिंग टेबल होती है उसको जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रहे वो मैनुअली अपडेट करे। मैनुअली अपडेट करे मतलब कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो राउटिंग टेबल ओपन करे और बताए कि अगर इधर से पैकेट आया और उसको इधर जाना है तो वो पैकेट को किधर फॉरवर्ड करे, ठीक है। उसी तरीके से सब राउटर में वो क्या करे, मैनुअली एंट्री कराए कि अगर राउटर इस तरफ से आया और उसको इस तरफ जाना है तो ये राउटर किस तरफ उसको फॉरवर्ड करे उस पैकेट को, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जब हम स्टैटिक एल्गोरिथम का उपयोग कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने एक बार सभी राउटर्स की राउटिंग टेबल को अपडेट कर दिया, लेकिन बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि कोई राउटर ख़राब हो गया, ठीक है, या तो कोई लिंक फेल हो गई या लिंक ख़राब हो गई, कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, मान लीजिए कि इस लिंक में कोई गड़बड़ हो गई। अब जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर था उसने क्या बोला था कि ये राउटिंग टेबल में बोला था, इस राउटिंग टेबल में, इस राउटर की राउटिंग टेबल में, कि अगर पैकेट को इस तरफ भेजना हो, इस तरफ अगर पैकेट को भेजना हो तो इस पाथ से भेजो, इस रास्ते से भेजो। लेकिन ये रास्ता तो ख़राब हो गया, तो अब ये स्टैटिक राउटिंग होने की वजह से, स्टैटिक राउटिंग होने की वजह से ये राउटर तो इसी तरफ भेजेगा ना इस पैकेट को, लेकिन अब इस तरफ अगर पैकेट को भेजेगा तो पैकेट तो कहीं नहीं पहुंचेगा, तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को खुद आना पड़ेगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद आना पड़ेगा और इस टेबल को, इस राउटर के टेबल को अपडेट करना पड़ेगा कि जो भी पैकेट हो वो इसी तरफ फॉरवर्ड करे, इसी तरफ पैकेट को फॉरवर्ड करे, ठीक है। तो काम बहुत बढ़ जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। और ये एल्गोरिथम बहुत लंबे टाइम के लिए, बड़े नेटवर्क के लिए उपयोगी भी नहीं है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं।
डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि राउटर्स अपनी राउटिंग टेबल खुद ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। उनको किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई लिंक ख़राब हुई, कोई राउटर ख़राब हुआ, तो ये जो राउटर्स होते हैं वो खुद ही अपनी राउटिंग टेबल अपडेट कर लेते हैं। तो इसलिए नाम से ही समझ में आता है हमें ना कि डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक मतलब कि जो समय के साथ अपडेट हो सके, खुद से अपडेट हो सके, और स्टैटिक मतलब क्या हुआ कि जो खुद से अपडेट ना हो सके, ठीक है। तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम क्या है? डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम है, जो कि समय के साथ खुद अपडेट होती रहती है। इसका उपयोग नेटवर्क में डेटा पैकेट को सबसे बेहतर रास्ते से भेजने के लिए किया जाता है। तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो डेटा पैकेट हो वो सबसे बेहतर रास्ते से डेस्टिनेशन तक पहुँचे। इसके बाद इसमें हर राउटर अपने पड़ोसियों से जानकारी एक्सचेंज करता है। तो ये डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है कि जिसमें क्या होता है कि सभी राउटर्स अपने जो नेबर्स होते हैं उनसे अपनी राउटिंग टेबल शेयर करते हैं। मतलब एक दूसरे को बताते हैं कि मेरे बगल में कौन सा राउटर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सारे राउटर्स को नेटवर्क की जानकारी हो जाती है कि कौन सा राउटर किस तरफ है और कौन सा नेटवर्क किस तरफ है। उसके बाद अब हम समझते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम क्यों ज़रूरी है। हालांकि हमने अभी समझ लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क में बदलाव जैसे नया राउटर जुड़ना या लिंक टूटना हो तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम ऑटोमेटिक अपडेट करता है। इसलिए हमें डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि अगर नेटवर्क में कोई बदलाव हो तो इस तरीके का एल्गोरिथम खुद से ही राउटिंग टेबल को अपडेट कर सके। उसके बाद में आगे बढ़ने से पहले कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है उस बात को समझने के लिए पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हॉप काउंट का, उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि हॉप काउंट का उपयोग होगा आगे जब हम समझेंगे कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। तो हॉप काउंट क्या होता है? हॉप मतलब होता है एक राउटर से दूसरे राउटर तक का जंप, मतलब जंप करना, कूदना को हम कहते हैं हॉप, ठीक है। हॉप काउंट क्या होता है कि कुल इंटरमीडिएट राउटर्स की संख्या, मतलब एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाने में बीच में कितने राउटर्स पड़ रहे हैं उनकी संख्या को हम कहते हैं हॉप काउंट। एग्जाम्पल से अगर इसको समझें तो मान लीजिए कि ए बी सी डी ये 4 राउटर्स है। अगर हमें ए से लेकर डी तक जाना है तो हमें कितने जंप करने पड़ेंगे? 1 2 3, इसलिए हॉप काउंट हो जाएगा 3। और हम देख भी सकते हैं कि ए से डी तक पहुंचने के लिए हमें 1 2 3 राउटर्स पार करने पड़ रहे थे, इसलिए इस केस में जो हॉप काउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम तैयार हैं समझने के लिए कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम 4 स्टेप्स में काम करता है, जिसमें से पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि हर राउटर अपने से डायरेक्टली जुड़े नेटवर्क की जानकारी स्टोर करता है। और जानकारी कहाँ स्टोर करता है? जानकारी स्टोर करता है राउटिंग टेबल में, ठीक है। एक राउटिंग टेबल बनती है जिसमें डेस्टिनेशन, नेक्स्ट हॉप और कॉस्ट होता है। तो पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि राउटर्स जो है अपने डायरेक्टली जुड़े नेटवर्क की जानकारी को स्टोर करता है। तो इस बात को हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक राउटर है जिसका नाम ए है, दूसरा राउटर है जिसका नाम बी है, और तीसरा राउटर है जिसका नाम सी है। ये तीनों राउटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ए से सी तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 3 है। कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट हॉप काउंट भी हो सकता है, ठीक है, बैंडविड्थ का साइज़ भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, प्रोपोगेशन डिले भी हो सकता है, ठीक है। बस हमें उस बात पे परेशान नहीं होना है, हमें ये समझना है कि ए से सी तक पहुंचने में हमें 3 यूनिट का समय या डिस्टेंस, कुछ भी आप बोल सकते हैं, हमें मतलब ज़्यादा समय लग रहा है। आप बस ये जान लीजिए कि ज़्यादा मेहनत लग रही है ए से लेके सी तक पहुंचने के लिए, जबकि ए से लेके बी तक पहुंचना हमारे लिए थोड़ा आसान है और बी से लेके सी तक पहुंचना भी कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि राउटिंग टेबल बनती है, ठीक है। तो ए भी अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा, बी भी अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा और सी भी अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा। तो राउटिंग टेबल कुछ इस तरीके से होगी ए की, जिसमें 3 फील्ड होगी, पहला डेस्टिनेशन, दूसरा नेक्स्ट हॉप और तीसरा कॉस्ट, ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब क्या कि ए से ए तक पहुँचने में कौन सा नेक्स्ट हॉप आएगा और कितनी कॉस्ट लगेगी। ए से बी तक पहुंचने में कौन सा नेक्स्ट हॉप आएगा और कितनी कॉस्ट लगेगी। ए से सी तक जाने में कौन सा नेक्स्ट हॉप रहेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो जिस तरीके से ये ए ने अपनी टेबल बनाई उसी तरीके से बी और सी भी अपनी टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा कि सभी राउटर्स ने क्या कर लिया कि अपनी वैल्यूज़ को अपडेट कर लिया राउटर में, अपने
जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं उनको देखते हुए। जैसे ये राउटर ए है, तो राउटर ए ने देखा कि मुझे अगर ए से ए तक जाना है तो नेक्स्ट हॉप कौन पड़ेगा, ए ही पड़ेगा, और डिस्टेंस क्या होगी ए की, मतलब मुझसे मुझ तक पहुंचने की डिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, फिर ए ने देखा कि ए से अगर मुझे बी जाना है, मुझे बी तक जाना है, तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा, नेक्स्ट हॉप तो बी ही होगा, और डिस्टेंस कितनी लगेगी, डिस्टेंस ये लिखी है 1 लगेगी। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे सी तक जाना है तो सी मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब पहली बार में राउटर अपनी टेबल अपडेट करेगा तो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स को ही देखेगा, उसको नहीं पता अभी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर ए को सी तक जाना है तो अगर ए जो है बी के थ्रू जाएगा तो वो कम डिस्टेंस में पहुंच जाएगा, देखिए 1 1 2 डिस्टेंस में। लेकिन अगर डायरेक्टली जाएगा तो उसको 3 डिस्टेंस लग रही है। तो लेकिन अभी ए को नहीं पता कि बी के उस तरफ क्या है, ए को नहीं पता कि बी के उस तरफ क्या है, ए को नहीं पता कि बी जो है सी तक 1 डिस्टेंस में पहुंच जा रहा है। ए को बस ये पता है कि मुझे डायरेक्टली सी तक पहुंचने में 3 यूनिट का समय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ए ने जो अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करी कि मुझे अगर ए से सी तक जाना है तो जो नेक्स्ट हॉप होगा वो सी ही होगा, और जो कॉस्ट लगेगा मुझे वो 3 लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी दोनों जो राउटर्स होंगे वो भी अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर लेंगे। ओके, तो अब जो सेकेंड स्टेप है वो है पीरियोडिक अपडेट। पीरियोडिक अपडेट मतलब क्या होता है कि हर राउटर निश्चित समय पर अपनी राउटिंग टेबल अपने पड़ोसी राउटर्स को भेजता है। तो क्या होता है कि पीरियोडिक अपडेट में सभी राउटर अपने पड़ोसी राउटर को अपना डिस्टेंस वेक्टर सेंड करते हैं। ठीक है, पूरी टेबल शेयर नहीं करते हैं। इस बात में हमें ध्यान देने वाली बात है ये कि जो हमारे एल्गोरिथम का नाम है वो डिस्टेंस वेक्टर है। डिस्टेंस वेक्टर मतलब होता है कि ये जो डिस्टेंस वाला कॉलम है ना, बस यही शेयर होगा अपने पड़ोसियों के साथ में। पूरी टेबल शेयर करने में क्या होता है कि ज़्यादा बैंडविड्थ उपयोग होती है, ज़्यादा बैंडविड्थ लगती है, उससे क्या होता है कंजेशन हो सकता है, जाम हो सकता है ट्रैफिक में। तो इसीलिए कम से कम आप वैल्यू सेंड करिए ताकि नेटवर्क में बाकी काम भी हो सके। ठीक है, तो हर राउटर अपने बगल वाले राउटर को क्या भेजता है, डिस्टेंस वेक्टर भेजता है अपना। ठीक है, ये वाली टेबल, ठीक है, कॉस्ट वाली, और ये भी अपनी कॉस्ट वाली टेबल शेयर करेगा, ये भी अपनी कॉस्ट वाली टेबल शेयर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर हम ए राउटर की बात करें तो ए राउटर को बी का डिस्टेंस वेक्टर मिल जाएगा और सी का भी डिस्टेंस वेक्टर मिल जाएगा। किसको, ए को। तो जब ए को बी का डिस्टेंस वेक्टर मिल जाएगा तो ए को पता रहेगा कि बी के थ्रू भी सी तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बी ने बता दिया कि मेरे पड़ोसी कौन कौन है और उन तक पहुंचने के लिए क्या क्या कॉस्ट लगती है। ठीक है, बी ने बताया है किसको, ए को। उसी तरीके से सी ने भी बताया है किसको, ए को। और उसी तरीके से बी को ए और सी ने बताया और सी को ए और बी ने बताया। मतलब क्या हो रहा है कि सब लोग अपना अपना डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस वेक्टर जो है वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब क्या होगा कि जो अगर हम एक राउटर की बात करें, राउटर ए की, तो वो राउटर क्या करेगा, बी और सी की जानकारी का उपयोग करके अपने राउटर को अपडेट करेगा। ठीक है, और अपडेट करने के लिए यूज़ करता है क्या, एल्गोरिथम। कौन सा एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड इक्वेशन या बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज़ करता है। ठीक है, तो बेलमैन फोर्ड इक्वेशन क्या कहता है कि जब कोई राउटर अपने पड़ोसी से राउटिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है तो वह इस फॉर्मूले से कॉस्ट की कैलकुलेशन करता है। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है जितना अभी देखने में लग रहा है। इसमें हम कर रहे हैं कॉमन सेंस वाली बात, मतलब कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत मतलब ऑब्वियस सी चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, बस वो इस फॉर्म में लिखा है इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। अभी हम समझेंगे तो हमें बहुत ईजी लगने लग जाएगा ये पूरा फॉर्मूला। तो इसमें क्या है कि dx क्या है, सोर्स नोड से डेस्टिनेशन x तक की दूरी। ठीक है, और cxn क्या है, x से पड़ोसी n तक की दूरी, और dn क्या है, सोर्स नोड से नोड n की दूरी। अभी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। हम क्या करते हैं कि इस यूनिवर्सल फॉर्मूले को अपने राउटर्स के हिसाब से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले को अपने राउटर्स के हिसाब से कन्वर्ट करूँ और मानूँ कि अगर सोर्स नोड हमारा ए है, ठीक है, ए हमारा क्या है, सोर्स नोड है, और डेस्टिनेशन नोड क्या है, सी। हमें मान लीजिए कि सी तक की दूरी
निकालनी है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी सी तक की, ए से सी की मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो हम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे ए जो है कैलकुलेट करेगा कि सी तक जाने के लिए उसको डायरेक्टली ये पाथ यूज़ नहीं करना था, सी तक जाने के लिए उसको ये पाथ यूज़ करना था, ठीक है। देखिए ये जो नेटवर्क है ये छोटा नेटवर्क है, ठीक है, इसलिए हम देख के ही बता पा रहे हैं। अगर हम अपना दिमाग यूज़ करें तो हम देख के ही बता पा रहे हैं कि अगर ए को सी तक कोई पैकेट भेजना है तो अगर ए इस रास्ते से भेजेगा तो पैकेट भेजना आसान रहेगा, जल्दी पहुंचेगा, जबकि ये रास्ता जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस का है। लेकिन राउटर्स को कैसे पता? वो तो मशीन है, तो वो एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो राउटर ये फॉर्मूला यूज़ करेगा, इसको हम बोलते हैं बेलमैन फोर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, चलिए इस बात को हम समझते हैं। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले ये है डी सी। डी सी मतलब होता है कि डिस्टेंस टू सी। अगर हम ए राउटर में है तो ए से सी तक पहुंचने में कितनी दूरी लग रही है, तो ए से सी तक पहुंचने में जो दूरी लग रही है वो 3 लग रही है, तो हमने इसको 3 कर दिया। फिर मिनिमम, मिनिमम ऑफ किसका? डिस्टेंस टू बी, मतलब ए से बी तक जाने की डिस्टेंस कितनी है? 1 है, प्लस कॉस्ट ऑफ बी टू सी, मतलब बी से सी तक जाने की कॉस्ट कितनी है? बी से सी तक जाने की कॉस्ट है 1, फिर कॉमा, फिर डिस्टेंस टू सी, ए से सी तक की डिस्टेंस क्या है? तो ए से सी तक की डिस्टेंस है 3, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमम ऑफ 2 और 3। तो मिनिमम ऑफ 2 और 3 मतलब कि 2 और 3 में से कौन मिनिमम है? तो 2 और 3 में से मिनिमम कौन है? 2 मिनिमम है। तो ये जो राउटर होगा, राउटर ए, ये देखेगा कि जो अभी मेरी जो करंट जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है इससे, इसलिए ये अपनी इस टेबल को अपडेट कर देगा और यहाँ पे कॉस्ट कर देगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 जो है 3 से छोटा है। और जो नेक्स्ट हॉप हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब कि अगर मैं बी के थ्रू जाऊँगा सी तो मुझे जो है जल्दी मैं डेटा पैकेट को भेज सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, ये जो ए राउटर है हमारा, इसने बी का ये डिस्टेंस वेक्टर का उपयोग करके, ठीक है, क्योंकि बी का जब डिस्टेंस वेक्टर इसने उपयोग किया तभी तो इसको पता चला ना कि बी से सी तक की कॉस्ट कितनी है। बी से सी तक की कॉस्ट हमें इस डिस्टेंस वेक्टर से तो पता चली, नहीं तो ए को कैसे पता चलता कि बी से सी तक की डिस्टेंस क्या है? तो बी से सी तक की डिस्टेंस इसने इस वेक्टर से निकाली, इस डिस्टेंस वेक्टर से निकाली, जो कि बी ने शेयर करी थी किसके साथ में? ए के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो राउटर्स होते हैं वो डिस्टेंस वेक्टर का उपयोग करके अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी राउटर्स भी बाकी डिस्टेंस के लिए अपनी डिस्टेंस को अपडेट करेंगे, अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि एक बड़ा सा नेटवर्क लूँगा और आपको सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में करने लग जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमें समझना भी है कि डिस्टेंस वेक्टर होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा इन सारी बातों को। अभी फ़िलहाल के लिए आप को जानना बस ये ज़रूरी है कि किस तरीके से हम बेलमैन फोर्ड इक्वेशन का उपयोग करके राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं, ठीक है। बेलमैन फोर्ड इक्वेशन के साथ हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस वेक्टर उस राउटर के पड़ोसियों का, ठीक है। तो राउटर इस तरीके से अपडेट करता है अपनी राउटिंग टेबल को। उसके बाद में अब यहाँ पे हम एक बात और जान लेते हैं कि बेलमैन फोर्ड इक्वेशन में हमने कौन कौन से 2 वैल्यूज़ ऐड करी हैं। यहाँ पे देखिए 2 वैल्यूज़ हमने ऐड करी ना। पहली वैल्यू है कि ए से लेकर इंटरमीडिएट नोड की डिस्टेंस और दूसरी इंटरमीडिएट नोड से जो डेस्टिनेशन है उसकी डिस्टेंस। हमने 2 वैल्यूज़ ऐड करी हैं जो मैंने क्वेश्चन आपसे शुरू में वीडियो की शुरुआत में पूछा था। उसका आंसर ये है कि 2 वैल्यू कौन सी बेलमैन फोर्ड इक्वेशन ऐड यूज़ करता है। तो एक ये वैल्यू मतलब सोर्स से लेके इंटरमीडिएट नोड की डिस्टेंस और दूसरा इंटरमीडिएट नोड से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में जो स्टेप 4 है वो है कन्वर्जेंस। जब सभी राउटर्स की राउटिंग टेबल स्टेबल हो जाती है तो नेटवर्क कन्वर्ज हो जाता है। तो सभी राउटर्स ने क्या किया? सभी राउटर्स ने अपने राउटिंग टेबल को डिस्टेंस वेक्टर का उपयोग करके क्या कर लिया? अपडेट कर लिया। देखिए अब यहाँ पे सभी टेबल अपडेट हो गई। मतलब ए को अगर सी तक जाना है तो वाया बी जाएगा और डिस्टेंस कितने लगेगी? 2। और वैसे ही सी को अगर ए तक जाना है तो सी जो है ए तक जाने के लिए वाया बी जाएगा और कॉस्ट क्या लगेगी? 2, ठीक है। और बी को कोई दिक्कत ही नहीं थी, बी तो मिनिमम डिस्टेंस में वैसे ही पहुंच रहा था ए और सी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप होते हैं डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम के, ठीक है, राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए।
उसके बाद में अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम के। तो जो पहला इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का, वो है पीरियोडिक अपडेट। राउटर समय समय पर राउटिंग टेबल भेजते हैं, भले ही बदलाव हो ना हो। तो पीरियोडिक अपडेट होता है मतलब हर 30 सेकेंड में, 1 मिनट में जो राउटर्स हैं अपने राउटिंग टेबल शेयर करेंगे। राउटिंग टेबल शेयर करना मतलब अपनी डिस्टेंस वेक्टर को शेयर करेंगे। इससे नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ सकता है। तो ऑब्वियसली हर 30 सेकेंड में, हर 1 मिनट में अगर राउटर्स अपने राउटिंग टेबल भेजेंगे तो वो लिंक जो है वो इसी इंफॉर्मेशन से मैक्सिमम टाइम में भरी रहेंगी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में जो दूसरी जो कॉन्सेप्ट है, दूसरी प्रॉब्लम है, वो है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होती है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम में। लिंक टूटने पर गलत जानकारी फैल सकती है जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो राउटर्स हैं वो अपनी राउटिंग टेबल शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई लिंक टूट गई कहीं से और जो राउटर है वो अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट नहीं कर पाया और उसने गलत जानकारी दूसरे राउटर को भेज दी, तो उससे क्या होता है कि एक भ्रम पैदा हो जाता है पूरे नेटवर्क में और गलत रूट जो है वो पूरे नेटवर्क में जो अपने राउटिंग टेबल्स होते हैं सब अपडेट कर लेता है। राउटर्स अपने राउटिंग टेबल में गलत इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को। इसका सॉल्यूशन हालांकि है स्प्लिट ऑरिजिन और राउट पॉइजनिंग, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बस इस वीडियो में आप ये जानिए कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होती है, जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम इसका सॉल्यूशन स्प्लिट ऑरिजिन या राउट पॉइजनिंग से करते हैं, जिससे कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। उसके बाद में जो तीसरा कॉन्सेप्ट है जो हमें जानना चाहिए डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम के बारे में, वो है नेटवर्क को अपडेट होने में समय लगता है और इससे क्या होता है कि जो कन्वर्जेंस होता है वो स्लो होता है। कन्वर्जेंस स्लो होने से क्या होता है कि कई बार पैकेट जो है वो गलत रास्ते में भेजे जा चुके होते हैं जब तक कि राउटिंग टेबल अपडेट होता है। मतलब क्या हमें जानना है कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम में कन्वर्जेंस जो होता है वो स्लो होता है। ठीक है, उसके बाद में जो RIP प्रोटोकॉल के बारे में समझ लेते हैं। डिस्टेंस वेक्टर का सबसे फेमस इम्प्लीमेंटेशन RIP है। ठीक है, RIP मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो होता है वो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का यूज़ करता है। यह 15 होप तक सपोर्ट करता है। 15 होप तक सपोर्ट करता है मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने में मैक्सिमम 15 राउटर्स तक ही ये इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा। अगर 15 राउटर में भी डेस्टिनेशन तक हम नहीं पहुँचे तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, किसमें? RIP प्रोटोकॉल में। उसके बाद में राउटिंग लूप बन जाते हैं। एक ही डेस्टिनेशन के लिए 2 राउटर एक दूसरे पर निर्भर हो जाए तो लूप बन जाता है। लूप कैसे बन जाएगा? एक राउटर दूसरे को भेजे, बोले कि तुम इसको भेज दो डेस्टिनेशन को, दूसरा राउटर वापस इसी को भेज दे, बोले कि नहीं मेरे से नहीं, तुमसे ज़्यादा पास पड़ेगा, तुम भेज दो। फिर राउटर फिर इसको भेजेगा, ये राउटर फिर इसको भेजेगा, ऐसे करके क्या बन जाएगा? एक लूप बन जाएगा। ठीक है, दोनों राउटर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे और दोनों को लगेगा कि डिस्टेंस जो है दूसरे राउटर से कम पड़ेगी जहाँ तक जाना है पैकेट को। ठीक है, यह पैकेट को बार बार एक ही रास्ते पे घुमाता है, तो लूप भी बन जाते हैं कई बार डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का उपयोग करने में। उसके बाद आज की इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम एक आसान और ऑटो अपडेटिंग राउटिंग एल्गोरिथम है। यह सिर्फ अपने पड़ोसी से जानकारी लेकर पूरा नेटवर्क सीखता है। तो जो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम है ये सिर्फ अपने पड़ोसी की इंफॉर्मेशन लेकर ही पूरे नेटवर्क की जानकारी लेता है। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। तो अगर हमारा नेटवर्क छोटा है तो हम डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़े नेटवर्क के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। उसके लिए दूसरी एल्गोरिथम होती है जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। उसके बाद में अब समय हो गया है क्विज़ का। क्विज़ में वही सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पूछे थे। अगर आपने इस वीडियो को ठीक से देखा है तो आप उन सारे क्वेश्चन का जवाब मुझे खुद बता सकते हैं। तो आज के इस क्विज़ का जो पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, आप यहाँ पे ऑप्शंस को देखकर मुझे बताइए कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम किस सिद्धांत पर काम करता है। सिर्फ अपने पड़ोसियों की जानकारी पर, पूरे नेटवर्क की मैपिंग पर, सर्वर से डायरेक्ट कमांड लेने पर, यूज़र द्वारा मैनुअल एंट्री पर। तो ये सारे ऑप्शन तो गलत ही हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सिर्फ अपने पड़ोसियों से जानकारी पर। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम क्या करता है? सिर्फ अपने पड़ोसियों से जानकारी लेता है, उनके राउटर्स की, उनकी डिस्टेंस की, और अपने टेबल को अपडेट करता है।
ठीक है। उसके बाद में कौन सा प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है, तो हमने अभी देखा कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो होता है वो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का उपयोग करता है। उसके बाद में बेलमैन फोर्ड इक्वेशन में कौन सी दो वैल्यूज़ जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो हमने समझा था कि बेलमैन फोर्ड जो इक्वेशन होता है दो वैल्यूज़ को ऐड करता है। कौन कौन सी होती है, पहली पड़ोसी तक की दूरी, मैंने बताया था ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, और पड़ोसी से डेस्टिनेशन तक की दूरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि राउटिंग टेबल कौन अपडेट करता है, सिर्फ एडमिन, यूज़र मैनुअली भरता है, सर्वर ऑटोमेटिक अपडेट करता है, हर राउटर खुद अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करता है। तो इसका सही आंसर है कि हर राउटर खुद अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करता है, ठीक है। राउटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करने की। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि जब नेटवर्क स्टेबल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का चौथा स्टेप कन्वर्जेंस, ठीक है। जब नेटवर्क स्टेबल हो जाता है तो हम बोलते हैं नेटवर्क जो है कन्वर्ज्ड हो गया, ठीक है, कन्वर्जेंस हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसके बाद आज के क्विज में बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि अगर आप चाहते हैं इस कंप्लीट टॉपिक को नोट्स से पढ़ना, कंप्लीट नोट से पढ़ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को और खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।